क्या आप मानेंगे कि अमेंडमेंट्स के बाद में भी औरतों को उनका अधिकार नहीं मिला था और उसके बाद में एक जजमेंट को आना पड़ा जिसके बाद में औरतों को उनका अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलने लगा। जी हाँ, आज हम उसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे और वो जजमेंट है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसमें जो हमारी हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो जजमेंट आया था, सॉरी जो अमेंडमेंट आया था, जिसमें औरतों को उनका अधिकार दिया गया था, वो क्लैरिटी नहीं थी, उसकी वजह से और 3 साल लगे अपना हक लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप सबका स्वागत है फिनिक्स बेली के चैनल में और आज हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। जो मिताक्षरा लॉ है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसमें, और ऑफ कोर्स जो आज का पूरा जजमेंट है ये बेस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के ऊपर में। देखिए, जो हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये मिताक्षरा लॉ के हिसाब से चलता है। अब आप बोलोगे मिताक्षरा लॉ क्या होता है? मिताक्षरा लॉ के हिसाब से जो हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी की जो लाइनेज जो होती है वो मेल डोमिनेटेड होती है। मतलब जो हेड होता है प्रॉपर्टी का वो मेल होता है, और अगर जो हेड है वो उसका डेथ हो जाता है तो उसके बाद का जो मेल होगा वो करेगा इसका हेडिंग। और है इसका सीधा मतलब हो जाता है कि प्रॉपर्टी का जो राइट्स भी था वो सिर्फ वो मेल डिसेंडेंट्स के पास में ही रहते थे, फीमेल के पास में वो नहीं होता था, क्योंकि फीमेल कभी भी मिताक्षरा लॉ के हिसाब से वो लाइनेज में कभी नहीं आती थी। अब बिफोर अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मेल लाइनेज जैसे मैंने बताया था उसके हिसाब से होता है। लेकिन जब 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में सेक्शन 6 डाला गया जिसमें वुमन को भी एज ए को पार्टनर माना गया। पहले क्या था, खाली मेल ही को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब क्या होता है? जिनका पास राइट होता है प्रॉपर्टी का। तो अमेंडमेंट से पहले सिर्फ पुरुषों के पास में था। अमेंडमेंट के बाद में ये सेक्शन 6 डाला गया जिसमें औरतों को भी को पार्टनर बोला गया है। अब जो केस जो विनीता शर्मा राकेश शर्मा के हम केस की बात करें, हम उसके पहले फैक्ट्स ऑफ द केस पे चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका फैक्ट्स नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है। एक लेडी है, अपना जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार वो अपनी माँ और अपने भाई से मांगती है और ये मैटर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक आता है। ये तो हमने जाना था अपने उस केस के विनीता शर्मा और राकेश शर्मा के फैक्ट्स ऑफ द केस में। अब हम लीगल हिस्ट्री पे जाएंगे कि ये जो हमारा जो पूरा कानून है इसके थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम जानते हैं। According to Mitakshara school, the partition of ancestral property is based on the rule of possession by birth. मतलब जैसे आप बाय बर्थ हमारे पास अधिकार आ जाता है हमारी प्रॉपर्टी का। Thus the son had an exclusive right by birth in the joint family property. तो लड़कों के पास में बाय बर्थ प्रॉपर्टी का अधिकार मिला हुआ था। Under the Hindu law, Kopasina is a person who inherits property from his her father, grandfather, grandfather. जैसे मैंने 4 जनरेशन जो लाइनेज की बात करी थी, इसमें एक मेल के पास में ये अधिकार बाय बर्थ आ जाता है। Only the Kopasina has the right to demand for partition of ancestor or self-acquired property. जो Kopasina जो ये मेल lineage वाले जो होते हैं यही प्रॉपर्टी का पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते थे। Before the Hindu Succession Act 2005, the Kopasina rights were enjoyed only by male heirs of the family and daughters were not entitled with a Kopasini right. तो अमेंडमेंट से पहले जो राइट्स था सिर्फ मेल के पास था, औरतों के पास में अधिकार नहीं था। Thus, the Mitakshara Kopasani law had led to gender discrimination and denied the fundamental right of equality assured by the Constitution of India. तो जो हमारा जो Constitution of India में इक्वालिटी की बात करती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदू लॉ था, जो सक्सेशन एक्ट था, उसमें बहुत क्लियरली वो दिखाई दे रहा था कि इसमें बहुत ही जेंडर डिस्पैरिटी है। आदमियों को अधिकार दिया गया और औरतों को कुछ भी अधिकार इसमें नहीं दिया गया। तो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था कानून की वजह से ही। Although the legislative intent of the Amendment Act was clear, it became a subject matter of intense legal debate and resulted in various court elucidating the same in divergence. Amendment हुआ, सेक्शन 6 ऐड हुआ जिसमें औरतों को उनका अधिकार दिया गया, लेकिन क्लैरिटी बहुत कम थी उसमें। बहुत ज़्यादा उसमें लीगल डिबेट आने लगा कि क्या ये पहले से चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की बात हो गई थी और पहले से तो औरतें अपना अधिकार ले नहीं रही थी, अपना अधिकार छोड़ रही थी, नहीं था उनको। तो क्या वो अपना अधिकार लेने आ जाएंगी, या ये 2005 से पहले के बाद के लिए लागू होगा, या 2005 के बाद भी लागू होगा। ये 2005 के बाद का भी लागू होने का जो एक था इसमें, क्योंकि अमेंडमेंट में लिख दिया गया था कि 9 सितंबर के बाद से ये लागू होगा, तो उससे पहले की क्या स्थिति रहेगी। तो बहुत सारा कंफ्यूजन था इसमें।
In 2018, the Supreme Court made a landmark judgment and held that the Hindu Succession Amendment Act 2005 made the daughter equal to the sons in claiming rights in their father's property will have retrospective effect in case of daughters born before the law in force on September 9, 2005. तो एक जजमेंट आया था 2018 में, जिसमें उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो बेटियां हैं उनको अपने बेटे के हिसाब से बराबर अधिकार है, और ये जो 9 सितंबर की जो बात गई है 2005 की, ये इससे पहले भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि पहले से पहले का पहले चीज भी इसमें आ जाती है, और ये पहले से भी चलेगी। ऐसा नहीं कि 2005 की बात में ही आएगा, ये 2000 पहले भी अगर कुछ नहीं मिला अधिकार तो अपना अधिकार ले सकेंगी। ये जो पास किया था, ये बेंच ऑफ जजेस ए के सिकरी एंड अशोक भूषण ने किया था कि सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ए कोपोसिनर बिकम कोपोसिनर बाय बर्थ, क्योंकि कोपोसिनर जो बनते हैं मतलब अधिकार जो आपको मिल रहा है प्रॉपर्टी का बाय बर्थ मिल रहा है, देयरफॉर 2005 या 2000 बाद का कोई सजेशन इसमें नहीं लाना चाहिए। ये एक जजमेंट में दिया गया था। इसका जो केस लॉ है, मैं इसका केस लॉ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा वीडियो आगे चलते रहेगा अगर मुझे याद आ जाता है तो मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कभी-कभी हम भी भूल जाते हैं, बट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट ही जजमेंट था। तो जब अब हम आ जाते हैं, ये हमारे जो केस जो है विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का जो केस है, हम इस पे आ जाते हैं। इसमें जो रीज़निंग जज ने जो दी थी, जज ने जो कहा था कि कैसे होगा, मतलब जो जी हाँ, जो पुराना वाला जो जजमेंट है वो मिल गया है। मैं उसी को ढूँढ रही थी। ये जो जस्टिस सीकरी वाला जो जजमेंट था वो धन्नामा वर्सेस अ, अमर सिंह वाले केस में दिया था। ये 2 जजेस बेंच का था, ठीक है? अब हम आ जाते हैं जो रीज़निंग जो हमारे जजेस की जो रीज़निंग है, उस पे हम आते हैं। जो ये विनीता शर्मा केस में किया था, विनीता शर्मा जो केस का जो रीज़निंग है, ये 3 जजेस बेंच का दिया था, इसलिए ये एकदम वो वाले जजमेंट से बड़ा हो जाता है। The provision established under Section 6 of the Hindu Succession Amendment Act 2005 furnished the status of Kopusina for the daughter born before or after amendment in the same manner as a son with equal rights and liabilities. यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि जो सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट्स आ गए हैं, इसमें डॉटर्स को एज ए कोपसिना क्रिएट किया गया है, और उनका पास में ये अधिकार आ गया है, बाय बर्थ उनके पास में अधिकार आ गया है, और ये अपने बेटों के साथ में जो लड़कों के साथ में उनको इक्वल राइट्स और लिएबिलिटीज हो जाते हैं। द राइट कैन बी क्लेम, साथ में ये भी बोला गया कि ये अमेंडमेंट से पहले भी ये अधिकार है उनके पास, पर अमेंडमेंट के बाद में भी इनके पास भी अधिकार आता है। मतलब बहुत क्लियरली बोला गया है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। The rights can be claimed by the daughter who is born before 9/9/2005 as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testament disposition which had taken place before December 20th 2004. The right जो भी 2005 से पहले जो औरतें पैदा हुई हैं उनके पास भी वैसे ही राइट्स है जैसे बेटों का है, मतलब बराबर हो गया है। The right in co-possession is by birth and thus the father doesn't need to be alive as on 9/9/2005, क्योंकि ये भी एक कानूनी मुद्दा बन गया था कि अगर फादर 2005 से पहले मर जाते हैं, 9/9/2005 से पहले मर जाते हैं, तो क्या बेटी को मिलेगा राइट्स या नहीं मिलेगा? तो इसको पूरा हटा ही दिया गया है इस जजमेंट में। जजमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई मैटर ही नहीं करता है कि फादर जिंदा है या नहीं है, बेटी का अधिकार था और है और रहेगा वाला बात क्लियरली किया गया है इसमें। The legal presumption of the partition created by provision to Section 6 of the Hindu Succession Act 1956 as initially enacted did not bring about the actual partition or disruption of the corpusony. The presumption was only to establish the share of deceased corpuscular when he was survived by a female heir of class 1 as specified in the schedule to the Hindu Succession Act 1956 or male relative of such female. कानून में ये कहा गया है, मतलब जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो अमेंडमेंट जो आया था सेक्शन 6 जो था, वो बहुत ज़्यादा ट्रबुलेंस या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए नहीं आया गया था। ये बहुत क्लैरिटी से उसमें बोला गया था कि जो लीगल हेयर के जो क्लास 1 लीगल हेयर्स है, उसमें खाली मेल लाइनेज के थे, अब उसमें फीमेल लाइनेज भी जुड़ गया। बस इतनी सिंपल सी बात उसमें ऐड करी गई थी। कुछ और ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन लाने की कोई बात नहीं थी। अब हम मेन जजमेंट पे आ जाते हैं, जो ये जजमेंट का एज इट इज़ यहाँ पे डाला गया है। इसमें बोला गया है कि बेंच ऑफ जस्टिस सच एज अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर हमारे साथ ironed out the confusing arising due to the Supreme Court's implementation of Amendment Section 6 of the Hindu Succession Act, which was enforced on September 9, 2005. The bench held that whether the father is alive or not, female heir in a family who are born before September 9, 2005 could also claim equal rights in their inheritance.
वही सेम बात जैसे बोली गई है कि जजमेंट में कि पिताजी का 9 सितंबर 2005 से जिंदा रहने का या नहीं रहने का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो औरतें हैं वो अब वो क्लास 1 लीगल हेयर्स के अंदर में वो आ गई हैं और उनका जो राइट है बाय बर्थ हो जाता है और ये जो राइट है ये 2005 अमेंडमेंट से पहले भी है और अमेंडमेंट के बाद भी लागू रहेगा। The classic Shastric Hindu law had removed the Hindu daughters from being a corpuscilla. This injustice has been done away with by amending the provision in conformity with the spirit of constitution. जो भी इसमें जो औरतों को जो अधिकार को ले लिया गया था और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट टू इक्वालिटी के कम्प्लीटली अगेंस्ट में डाला हुआ था वो उसको हम सही करते हैं और औरतों को उनके जो अधिकार है जो उनका फंडामेंटल राइट है जो इक्वालिटी का अधिकार है उसके तहत में उनको दिया जाता है। The goal of gender discrimination as constitutionally envisaged as accomplished through belatedly देर से हुआ लेकिन ये हुआ है। However, the Supreme Court held that this case is only an enlargement of the right of daughters. The right of other relatives remain unchanged, existing in the proviso इन सेक्शन 6 एज स्टूड बिफोर द अमेंडमेंट। साथ में ये भी बोला गया है कि ये जो राइट है ये सिर्फ औरतों के अधिकार को लेकर ही किया गया है। इसमें जो बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो व्यूवर्स आज का जो मेरा जो वीडियो था ये इस औरत के उस अधिकार पे था जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रॉपर्टी पे, ये उस पर ही था। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फिनिक्स पे लीगल।